गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट की। ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट फर्स्ट आ चुकी है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग 3 टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस किए। सितंबर मंथ की हमारी यहाँ पे मैगजीन चल रही विजनाइज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस कि अगर आप लोग को मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है यूपीएससी के लिए, तो फिर आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो दिसंबर तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा, तो जल्दी से आप लोग जो है अपने टाइम का बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए और मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक इकॉनमी की तो बात कई बार किए, लेकिन सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी ये है क्या, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि एक्चुअली अभी हम लोग इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है यहाँ पे फर्स्ट एशियन कंट्री है जिनके द्वारा प्लास्टिक पैक को डेवलप किया गया है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी देखे। और प्लास्टिक पैक जो लाया गया है, ये एक सर्कुलर सिस्टम लाने की बात की जा रही है प्लास्टिक के लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक हमारे देश में ही नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जी का जंजाल बन चुका है। और आज की डेट में प्लास्टिक जो है, ना ही सिर्फ आप देखो कि ज़मीन में जो वाटर चैनल होते हैं उसी को सिर्फ चॉक नहीं कर रहा है, बल्कि ओशन में आप देखो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहे हैं। प्लास्टिक पूरी तरीके से एक गार्बेज जैसा बन चुका है, जो कि आप देखो कि चाहे वो एक्वेटिक एनिमल हो या फिर आपके रेप्टाइल्स हो, कोई भी जानवर हो, जीव जंतु हो, सब प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं। इवन हम लोग भी प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। तो इंडिया इसके ऊपर सबसे पहले जागरूक बनकर बाहर निकल कर आए, क्योंकि गंदगी फैलाने में कोई भी देश पीछे नहीं है। बट इस गंदगी को साफ़ कैसे करना है और इसको कैसे टैकल करना है, हम लोग सबसे पहले एशियन कंट्रीज़ बन चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना है। अब हमारी जो प्लास्टिक पैक्ट है इसको समझते हैं। इंडिया की जो प्लास्टिक पैक्ट है ये लॉन्च किया गया है किसके हेल्प के द्वारा, तो ये WWF है और साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। ये जो इनिशिएटिव है, इसमें क्या होगा कि सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे, जो पूरे तरीके से आप देखो कि होल वैल्यू चेन के, और एक टाइम बाउंड टारगेट यहाँ पे सेट किया जाएगा, जो कि एक कमिटमेंट होगी। यहाँ पे एवं ही नहीं मिलेंगे तो एक कमिटमेंट के साथ मिलेंगे। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो लीनियर प्लास्टिक सिस्टम है उसको यहाँ पे सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम में आपका चेंज किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप देखो लीनियर में क्या होता है ना, कि आपका कोई भी चीज़ जो है जब आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है तो वो यहाँ पे जाके एंड हो जाता है। इट मीन्स कि मैन्युफैक्चर होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर यूज़र इसको यूज़ करते हैं और फिर थ्रो कर देते हैं। इट मीन्स कि वैनिश हो जाती है, वो डस्टबिन में चला जाता है। ये होती है लीनियर कोई भी। लेकिन सर्कुलर में क्या होगा ना, कि जैसे अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो फिर ये यहीं पे आ जाएगा। इट मीन्स कि रीयूज़ की कैपेसिटी, और यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको फिर से रीयूज़ किया जाता है। ये प्लास्टिक हमारी मैन्युफैक्चर हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यूज़र तक गया और यूज़र इसे यूज़ किए, लेकिन फिर रीयूज़ करने के लिए ये वापस से जो है इंडस्ट्री में चला जाएगा, जो भी यूज्ड यहाँ पे प्लास्टिक्स है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि प्लास्टिक आप देखो कि इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में ये खुली तरीके से हम लोग नहीं फेंक रहे, ये इंडस्ट्री से निकल कर आया और वापस इंडस्ट्री में ही चला जा रहा है। तो इट मीन्स कि हम लोग कहीं ना कहीं प्लास्टिक पॉल्यूशन से बच सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक बात है कि जो लीनियर प्लास्टिक सिस्टम है उसको हम लोग को अब सर्कुलर करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हम लोग इतनी ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन और इतना जो जी का जंजाल बन चुका है प्लास्टिक, उससे हम लोग निजात पा पाएंगे। तो ये एक कमिटमेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी मेंबर नेशंस जुड़ने वाले हैं, तो वो यहाँ पे कमिटमेंट है, यानी कि पूरी तरीके से कसम खाएंगे कि हाँ वो ऐसा करेंगे। तो इस पैक्ट में क्या है ना कि एक प्रॉपर विजन है, टारगेट है और एम्बिशन भी है। साथ ही इसको जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल है उसके साथ इसको अलाइन भी किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे एलन मार्कतर जो फाउंडेशंस है उनकी न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी आप देखोगे, जिसमें कि प्लास्टिक नेवर बिकम्स वेस्ट। इनके द्वारा यही कहा गया है कि अगर हम लोग सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि प्लास्टिक जो है, अब इसको हम लोग कचरा नहीं कहेंगे, और जब भी प्लास्टिक कचरा होता है तो इससे कई ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, चाहे जितने भी जीव जंतु हो जो इस अर्थ में प्रेजेंट है, चाहे कोई भी चाहे हमारा इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो। तो बेसिकली जो प्लास्टिक पैक्ट मॉडल है, ये करेंटली आप देखो किस किस देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो यूके है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं इस प्लास्टिक पैक्ट के साथ। ये पैक्ट बेसिकली आप लोग देखो कि यूके का जो रिसर्च एंड इनोवेशन है और जो वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रीडेटेड प्रोडक्ट है उनके द्वारा ये सपोर्ट किया गया है, जिसके थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा इसको इंडोर्स भी किया गया है इंडिया में। तो काफ़ी बेटर तरीके से इसको अब हम लोग ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो न्यू प्लास्टिक इकॉनमी है इसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स है। तो कुछ प्रिंसिपल देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे प्रिंसिपल रखा गया है कि सबसे पहले जितनी भी प्लास्टिक्स है जो अननेसेसरी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको एलिमिनेट करना है।
तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं? सबसे पहले उसको रीडिज़ाइन किया जाए। जैसे आप लोग अगर टेंडर कोकोनट अगर उसको यूज़ करते हो, पीते हो, तो उससे क्या होता है कि आप लोग जो स्ट्रॉ यूज़ करते हो वो आपने उसको पिया, उसके बाद फेंक दिया, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन अगर वो अर्थ में रह गया तो इट मीन्स वो 400-500 साल वैसे ही रह जाएगा, ना जाने कितने जनरेशन आएंगे और चले जाएंगे। तो इट मीन्स कि उस वो अननेसेसरी प्लास्टिक है, उसको फिर से एलिमिनेट करना है। तो हम लोग उसको क्यों ना कुछ और डिज़ाइन कर दे, या फिर कुछ इनोवेशन करे, या फिर कोई न्यू मॉडल जो है उसको प्रायोरिटी में रखकर उसको आगे लेकर आए। सेकंड यहाँ पे क्या है कि रीयूज़ मॉडल जो है वो अप्लाइड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी रीयूज़ मॉडल है, किसी भी चीज़ों को, किसी भी प्लास्टिक्स को जो है रीयूज़ कर यहाँ पे आपका रीडिज़ाइन किया जाए, तो उसको रीयूज़ करना भी ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि जो सिंगल यूज़ पैकेजिंग है वो यहाँ पे कम हो पाएंगे। क्योंकि आप देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की ही भरमार है हमारे देश में कि हम लोग एक बार यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। और मेनली जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थर्ड क्या है कि सारे प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो 100% रीयूजेबल होना चाहिए, रिसाइकेबल भी होना चाहिए और कंपोस्टेबल भी होना चाहिए। तो ये भी बात की गई है। साथ ही सारी प्लास्टिक जो पैकेजिंग है वो रीयूज्ड होगी, रिसाइकल्ड होगी और कंपोस्टेड होगी, वो भी पार्टिकल्स में। फिर यहाँ पे फिफ्थ प्रोसेस क्या है कि जो यूज़ होगा प्लास्टिक का ये फुल्ली डीकपल्ड किया जाएगा। इट मीन्स कि कितने टाइम में जो है आपका जो फाइनाइट रिसोर्सेज है ना उसकी कंजप्शंस आप देखो हम लोग करते जाते हैं। हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी एक समय के बाद कभी ना कभी ख़त्म होगी। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग रीयूज़ करते रहेंगे तो ये जो रिसोर्सेज है उसकी ख़त्म होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर क्या है फाइनली कि सारी जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो फ्री होना चाहिए। अब फ्री किस चीज़ की? तो हैज़ार्डियस जो केमिकल्स वगैरह होती है उससे फ्री होना चाहिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंसान इस प्लास्टिक को यूज़ करे तो उसके हेल्थ में, सेफ्टी में और लोगों की राइट है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे सेफली मैनर के साथ उसको प्रोटेक्ट करना है। सो दीज आर द प्रिंसिपल जिसमें कि हम लोग ये प्लास्टिक इकॉनमी में इसको यूज़ करेंगे। फाइनली अभी हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी हम लोग अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम लीनियर प्लास्टिक इकॉनमी। तो क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदे हैं? तो सर्कुलर इकॉनमी जो है ये आप देखो कि हर एक स्टेज में इसको कंसीडर किया जाता है। जब भी हम लोग कस्टमर तक पहुंचते हैं, यानी कि प्लास्टिक जैसे ही कस्टमर तक पहुंचे तो उससे पहले और कस्टमर के यूज़ करने के बाद भी जो है हम लोग यहाँ पे सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी को यूज़ कर सकते हैं। ये अप्रोच जो है ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करें, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन आज के डेट में एक वन ऑफ द सेवियर पॉल्यूशन है, तो इसी को नहीं कम कर सकते, बट कि इससे आप देखो कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, सोशल और क्लाइमेट बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग को क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा, क्यों हम लोग ऐसे फर्स्ट नेशन बने हैं, एशिया नेशन, कि इस तरीके का प्लास्टिक पैक्ट लेकर आए? क्योंकि ये समझने की कोशिश कीजिए कि 9.46 जो मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है वो इंडिया हर एक साल जनरेट कर रहा है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हम लोग प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं। 40% जो प्लास्टिक वेस्ट है वो यहाँ पे अनकलेक्टेड है, एवं ही ओपन एरिया में, ओपन इन्वायरमेंट में, ओपन लैंड में ये पड़े हुए हैं। 43% जो सारे प्लास्टिक प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में वो यहाँ पे पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो सिंगल यूज़ है। इट मीन्स कि आप एक बार यूज़ करते हो उसको फेंक देते हो, तो इसलिए इसको रीयूजेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे देश में जो है हम लोग इस तरीके के प्लास्टिक पैक्ट को अडॉप्ट किए। लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है कोई भी प्रोसेस। इट मीन्स कि अगर कुछ भी न्यू चीज़ हम लोग अडॉप्ट करते हैं, या फिर न्यू चीज़ क्या, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग बार बार अपने देश में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, बट हम लोग को कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो इसी तरीके से अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग अगर हम लोग अपने देश में कर रहे हैं तो उससे क्या क्या जो है चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। सबसे पहला तो लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं होता है कि वेस्ट कितने तरीके के होते हैं और प्लास्टिक वेस्ट कितने तरीके के होते हैं। पहले तो जो स्वच्छ भारत अभियान आया था तो उसी में सेग्रीगेट किया गया था कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को अलग रखना है। और डस्टबिन भी आप लोगों को कई जगह देखने को मिलेगा कि सॉलिड वेस्ट इसमें आप फेंक सकते हो, किसी में लिक्विड वेस्ट फेंक सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया, लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता है। आज के डेट में अगर हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है या फिर मल्टी यूज़ प्लास्टिक का है तो इसमें थोड़ा सा जो काइंड है, इसके तरीके हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहली बात है कि सबसे जो अवेयरनेस की कमी हमारे देश में देखने को मिलती है। सेकेंड है कि प्लास्टिक डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि अगर आप कुछ भी खरीदो, कहीं पे भी आप राशन की दुकान में चले जाओ या सब्जी की दुकान में चले जाओ, आपको प्लास्टिक तो इतने भर भर के फ्री में मिलते हैं। तो इससे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और ये जो है ना ट्रांसपोर्ट में भी आप देखो कि इसका डबल खर्चा हो रहा है। थर्ड है कि मिथ है, और जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट है इसको रिसाइकिल हम लोग कर सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट को, लेकिन ये क्या है ना कि आज की डेट में लोगों में एक मिथ है और उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है। फोर्थ है कि प्लास्टिक को यहाँ पे मैनुअल सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है।
रिसाइकिल करने से पहले जो है हम लोग को हाथ से इस तरीके से जो है प्लास्टिक्स को अलग करना होगा कि कौन सी ऐसी प्लास्टिक है जो कि सिंगल यूज़ है, कौन सी ऐसी प्लास्टिक है जो कि फिर से यूज़ में लाया जा सकता है। साथ ही रिसाइकलिंग इंटरप्राइजेस को जो है ना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनको फ़ायदा होता है, इसलिए आप देखो कि वो हम लोग को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिक का आप कहीं पे भी पैसे नहीं देते हो। हाँ, जब उस तरीके की टाइम आई थी जब ये बैन किया जा रहा था, तब एक तरीके का आपको जो है 1 रुपये 2 रुपया, या फिर आज भी आप मॉल में जाओ तो आपको 2 रुपये देने ही पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग समझो कि फ्री में मिलते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक इंडस्ट्री को आज भी फ़ायदा होता है। साथ ही लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा आप देखो कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कोविड-19 के कारण, तो हर एक इंडस्ट्री जो है वो अलग से ही डैमेज्ड है। उस ऊपर से आप देखो कि यहाँ पे हाइपर हाइजीनिक वे ऑफ लाइफ है ट्रांसमिशन के डर से, जो कि कन्वेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। हमारी बिहेवियर पैटर्न काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। आज के भी डेट में आप देखो कि काफ़ी फेस्टिवल्स है, लेकिन फिर भी लोग डर डर के जो है एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज़ होकर बात करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए भी आप लोग देख सकते हो कि दीज आर द चैलेंजेस जो कि हमारे इंडिया में फेस किया जाएगा अगर हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे हैं। डिड यू नो, यहाँ पे एक नॉलेज की बात है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को कंसीडर किया जाता है कि एक बिग कंट्रीब्यूटर होते हैं इकॉनमिक ग्रोथ में। इसलिए आप देखो कि इतने बैन करने के बावजूद भी हमारे यहाँ कहा गया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देना है, लेकिन फिर भी आप देखो कि हर कोई प्लास्टिक यूज़ करता है। और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्यों नहीं इसको बैन किया जा पा रहा है? तो ये चीज़ आप समझ सकते हो क्योंकि ये हमारी इकॉनमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इन 2020 में आप देखो कि इंडिया के द्वारा प्लास्टिक्स को एक्सपोर्ट किया गया है, जिसकी यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो कि $7 बिलियन तक है, जो कि लाइकली आप देखो कि डबल हो सकता है आगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। क्या क्या स्टेप्स लिया गया सरकार के द्वारा कि वो यहाँ पे सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी को प्रमोट करे? सबसे पहले हमारे यहाँ कानून है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसमें कि ये कहा गया है कि हर एक लोकल बॉडीज़ के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं जिसमें कि जो भी प्लास्टिक के जो कचरे हैं उसको वो सेग्रीगेट करे, अलग अलग करे, कलेक्ट करे हर जगह से, फिर उसको प्रोसेस करे और बेटर तरीके से डिस्पोज करे। सेकंड, फिर आप लोग देखो इसी रूल्स को मैंने अमेंडमेंट किया गया 2018 में, और यहाँ पे एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको इंक्लूड की गई। इसके तहत क्या है, ये डायरेक्टली यूपीएससी में प्रीलिम से पूछ लिया गया है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग क्या है। कहने का मतलब है कि प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, अब उन्हीं का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो प्लास्टिक को कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं तो उन्हीं का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर से वापस भी वो प्लास्टिक ले, फिर उसको रिसाइकिल करे और फिर रीयूज़ करे और फिर मार्केट तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये एक बात है यहाँ पे। साथ ही आप देखो कि इनोवेशन हमारे देश में इसको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है। इसी को देखते हुए 2021 में एक हैकाथॉन आया जो कि इंडिया प्लास्टिक चैलेंज को यहाँ पे लेकर आया। इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं जिनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, और कुछ स्टार्टअप्स भी है जो कि यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो ये सारे कुछ हमारे देश में एक कानूनी तौर पर काम होता है प्लास्टिक्स को लेकर, तो इसको ध्यान रखना है। वही अहेड बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करें ये सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी को। तो सस्टेनेबल जो ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है, जो कि यहाँ पे आप 4 आवर्स के बेस में देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल है। इट मीन्स कि हम लोग को प्लास्टिक यूज़ को रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करनी है एंड रिकवर करनी है। तो ये काम करना है। उसके बाद रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पे इंसेंटिव से स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। जिस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो प्लास्टिक्स को लेकर बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स जो है वो लेकर आए, क्योंकि आप देखो ये डिग्रेड नहीं होती है। प्लास्टिक्स का मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप इसको अर्थ पे ऐसे ही छोड़ दो तो ये कई सालों तक जो है ना ऐसे ही रह जाती है, डिकम्पोज नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा बिग इशू है। तो कहा जाता है कि हमेशा इसका एक अलग जो कि बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए, साथ ही अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो प्लास्टिक फ्री में मिलता है तो इसकी अफोर्डेबल भी कुछ ऐसी ही फ्री में होनी चाहिए, लेकिन हाँ वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि वो मिट्टी में अगर जाए तो वो डिकम्पोज हो जाए। ऐसी कुछ ऑल्टरनेटिव लाने की बात की जाती है। साथ ही जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा मजबूत करने का ज़रूरत है। हमारे देश में मेनली क्या होता है कि प्लास्टिक को कलेक्ट तो किया जा रहा है बट बेटर तरीके से सिग्रीगेट करके उसको डिस्पोज नहीं किया जा रहा। आप देखते हुए कई ऐसी जगह है जहाँ पे प्लास्टिक की ढेर लग चुकी है, और आज के डेट में वो आपको आर्टिफिशियल पहाड़ भी देखने को मिलेगा। साथ ही प्लास्टिक्स का ना जाकर भी कहाँ कहाँ डंप होता है, ओशन में डंप हो रहा है, जिसके कारण आप देखो कि पूरी तरीके से प्लास्टिक की जो है ना एक क्या बोलूँ कुछ एरिया ही वो क्रिएट हो चुका है। साथ ही अपसाइक्लिंग करनी है जो प्लास्टिक वेस्ट है। तो अपसाइक्लिंग कैसे होगा, जैसे कि जो नॉन रिसाइक्लेबल कुछ प्लास्टिक्स होते हैं
तो उस तरीके के प्लास्टिक को हम लोग को रोड को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग एनर्जी भी उससे रिकवर कर सकते हैं, या फिर एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। तो ये भी हम लोग काम कर सकते हैं। साथ ही एक बेंचमार्क डिसाइड करना होगा, और ये डिज़ाइन करना होगा जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, जिसे हम लोग BIS कहते हैं, कि वो यहाँ पे बताए कि क्या क्वालिटी है जिसको कि कंट्रोल करना है। मार्केट में जो है आप देखो प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट यहाँ पे आपका क्रिएट करना होगा, जिससे कि हम लोग रिसाइकल्ड फीड स्टॉक को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके। तो देखिए उस तरीके का जैसा हमारे देश में जो मार्केट तक प्लास्टिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो लोगों से प्लास्टिक को भी रिकवर करने का भी एक अच्छा खासा जो है बेंचमार्क होनी चाहिए, स्ट्रांगली एप्लीकेबल होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ EPR पॉलिसी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो पॉलिसी है, उसको स्ट्रांगली जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप देखो कुछ क्रिएटिव इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल और रिड्यूस करने के लिए कुछ देशों के द्वारा लिया गया है। जैसे इंडोनेशिया के द्वारा एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि एक सिटीज़ जो है वो यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स को, जो भी यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स है, उसको कलेक्ट करेंगे, और उसके थ्रू जो है ना बस राइड्स उनको फ्री मिलेगा। मतलब आप समझिए कि आप यहाँ पे कुछ प्लास्टिक बॉटल्स को, अगर 10 प्लास्टिक बॉटल्स जो यूज्ड है, जो हम लोग बिस्लेरी वगैरह यूज़ करके फेंक देते हैं, तो उसको आप कलेक्ट करते हो, तो चलिए अच्छा है कि एक सिटी में आपको बस राइड फ्री मिलेगा। तो ये कितना अच्छा है, काफ़ी लोग ऐसा करना स्टार्ट करेंगे। UK में क्या था कि प्लास्टिक पैकेजिंग टैक्स इम्पोज कर दिया गया था, यानी कि अगर प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की गई। तो किसी चीज़ पे आप टैक्स लगा दो या फिर उससे एक्स्ट्रा पैसा वसूलने लगो तो वो काम वैसे भी धीरे धीरे कम हो जाता है। साउथ कोरिया में क्या था कि प्री साइक्लिंग प्रैक्टिस लाई गई थी। इट मीन्स कि अपना खुद का मग और जो रीयूजेबल बैग्स है ना, उसको लाना है, और सुपरमार्केट में, ग्रॉसरी स्टोर्स में और कैफ़े में, जिससे कि क्या होगा कि डिस्पोजेबल्स जो है इस तरीके की कंजप्शंस का वो यहाँ पे कर्व हो पाएगा। जोमेटो के द्वारा क्या कदम लिया गया है कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उनके ऐप में जो कि ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करता है कटलरी को, मतलब कि आप देखो कि जो रेस्टोरेंट से कटलरी होते हैं उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पे अनटिक्ड करें। तो अनलेस आप देखो कि एक बार आप सेलेक्ट करोगे तो फूड विल बी डिलीवर्ड विदाउट एनी डिस्पोजेबल कटलरी, क्योंकि आप देखो कि क्या होता है कि जब आप फूड यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो उसके साथ आपको प्लास्टिक के चम्मच वगैरह, स्पून वगैरह मिलेंगे और नाइफ़ वगैरह आपको मिलता है, तो वो सारी चीज़ें ये नहीं देंगे। केक वगैरह भी आप ऑर्डर करते हो तो ये डिस्पोजेबल जो आपका प्लास्टिक के जो नाइफ़ होते हैं तो वो इसको डिलीवर नहीं करेंगे। तो ये भी ऑप्शन इनके ऐप में ऑटोमेटिकली आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडोनेशिया, UK और साउथ कोरिया के द्वारा एक बेटर स्टेप लिया गया है। साथ ही साथ जोमेटो जो एक कंपनी है जो कि फूड डिलीवरी ऐप है, उसके थ्रू भी आप लोग देखो कि इनके द्वारा भी काम किया गया है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि काफ़ी एक अप्रोचिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप प्लास्टिक के बारे में लिख रहे हो आपके मेंस आंसर राइटिंग में, जो कि GS पेपर 3 में आएगा, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप देख सकते हो इसको, और सेकंड वन इसकी इकॉनमी में ये आएगा आपका। तो प्लास्टिक इकॉनमी अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई होप कि आपके पास जो है इनफ कंटेंट होगा कि आप उसको इंट्रोड्यूस कर पाओ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पावर के द्वारा रीडिज़ाइन की गई है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म को, जिससे कि हमारे देश में जो ग्रीन इकॉनमी है उसको बूस्ट किया जाए। तो क्या यहाँ पे आप देखो कि ये जो REC मैकेनिज्म है उसको क्रिएट कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो पावर जनरेशन है उसकी डेवलपमेंट को लेकर देखें हम लोग अपने देश में, तो काफ़ी हद तक जो है जो एक कानून लाया गया था जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। उसके तहत हमारे देश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस बनाई गई थी, और इनको मैंडेट किया गया था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेट के तहत जो है वो प्रमोट करेंगे। फिर इसी के तहत आप देखो कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस है उनके द्वारा एक टारगेट सेट किया गया था इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का, कि वो कितना यहाँ पे सर्टेन परचेजेस ऑफ जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो यहाँ पे एनर्जी आपका जनरेट हो रहा है उसको परचेज़ करेंगे। तो इस टारगेट को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहा गया। इट मीन्स कि यहाँ पे डिफाइंड होता था कि कितना यहाँ पे कंपनीज़ जो है इस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट होती थी उनको वो परचेज़ करेंगे। इसी में अगर हम लोग अपने देश में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल जो है वो हर एक देश में अलग अलग है। ये भी आप लोग जानते हो कि हमारे देश में 28 राज्य है, और 28 राज्यों में जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो स्टेट आपको देखने को मिलेगी, ये जो रेगुलेशन कमीशन है इनके द्वारा जो है ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते कि कितना यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज़ किया जा रहा है आउटसाइड द स्टेट।
ठीक है, तो ये नहीं रिकॉग्नाइज़ करते, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसी के साथ जो यूनिट कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर का, तो वो काफ़ी हायर था, जो कि हम लोग कन्वेंशनल पावर सोर्सेज को यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कंस्ट्रक्शन है सर्टिफिकेट है, सॉरी, मैकेनिज्म, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में ही, जिससे क्या है कि इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन हो रही है, मान लीजिए कि गुजरात में आपका रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट हो रहा है, तो इसको ट्रांसमिट करना है यूपी में। तो इससे क्या हो रहा है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर का, और जो मिसमैच देखने को मिलता है कि कितना अवेबिलिटी है और कितना वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपका देखा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के थ्रू। अब ये सर्टिफिकेट है क्या, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट भी आप कह सकते हो, एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे जो ओनर है ना रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के, वो लीगली क्लेम कर सकते हैं, यानी कि कानूनी तौर पे वो क्लेम कर सकते हैं कि उनके द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी परचेज़ किया गया है। इट मीन्स कि ये सर्टिफिकेट जो है आप लोग जैसे रिन्यूएबल एनर्जी परचेज़ कर रहे हो तो आपको उसके साथ ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आप कहीं पे भी ये कानूनी तौर पे क्लेम कर सकते हो कि हाँ आपने इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज़ किया है। एक जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है इसको 1 मेगावाट आवर्स के जैसा इक्विवेलेंट इसको समझते हैं। इट मीन्स कि आप देखो कि इन्वायरमेंट बेनिफिट जो इससे एसोसिएटेड है 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम लोग इसको जनरेट करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करूँ तो ये 2 कैटेगरी है, एक तो है सोलर सर्टिफिकेट और दूसरा है नॉन सोलर सर्टिफिकेट। सोलर सर्टिफिकेट कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप देखो कि जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से हो रहा है। इट मीन्स कि सोलर एनर्जी हो रही है, सूरज की रोशनी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहे हैं, दैट्स कम्स अंडर द सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। और वही बात है कि आप सोलर एनर्जी को छोड़कर बाकी और भी कोई सोर्सेज से अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो वो नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के तहत आता है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की बात करें तो इसको पावर एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं इससे विद इन द फॉरबियरेंस प्राइस, यानी कि यहाँ पे जो भी प्राइस आपका मेंशन है उसी के तहत इसको आप लोग व्यापार भी कर सकते हो। और फ्लोर प्राइस भी होता है जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा यहाँ पे टाइम टू टाइम डिटरमाइन किया जाता है। नेशनल लोड डिस्पैच अगर सेंटर देखें तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जो फैसिलिटीज़ है उसको रजिस्टर्ड करने का। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है जो कि आपकी REC मैकेनिज्म से रिलेटेड है। वही अगर हम लोग देखें कि इसको फिर से रीडिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो रीडिज़ाइन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज के डेट में आप देखो कि पावर सिनेरियो में जो चेंजेस है वो आपका आते जा रहा है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बढ़ के निकल रही है, जैसे कि सोलर PV आपका निकल कर आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी जैसे डे बाई डे एडवांस हो रही है ना, तो हमें भी उस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म है उसमें फिर से रीडिज़ाइन करके कुछ और यहाँ पे जो है आपकी बातों को इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही अगर देखें तो इससे न्यू और हाई कॉस्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट हो पाएगी, जैसे कि ऑफशोर विंड यहाँ पे प्रमोट हो पाएगा, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर जो स्टेशन है वो यहाँ पे आपका प्रमोट हो पाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रमोट हो पाएगी, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। साथ ही जो चैलेंजेस है, इट मीन्स कि इस सर्टिफिकेट के मार्केट के साथ जो चैलेंजेस है वो एसोसिएटेड है, तो उसको भी डील करना है। इट मीन्स कि अगर एक्सेस सप्लाई होता है ओवर डिमांड, मान लीजिए कि डिमांड हमारा जो है 10 मेगावाट आवर का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका सप्लाई है वो 12 मेगावाट आवर का हो गया। इट मीन्स कि सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट प्राइस है वो रिमेन क्लोज रहेगा जितना भी फ्लोर प्राइस है। बेसिक प्राइस जो आपका फिक्स है उसी के जैसा आपको देखने को मिलेगा। अगर देखें तो RPO कंप्लाइंसेस में भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है। तो चैलेंजेस ये भी है कि जो आपका ऑब्लिगेशंस है उसके साथ कंप्लाइंस नहीं हो पा रहा है। 20 आउट ऑफ 31 स्टेट्स जो है उनके द्वारा आप देखो कि 50% से कम वो अचीव किए जो भी आपका RPO टारगेट है, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे आप देखो जो वैलिडिटी है इस सर्टिफिकेट का, अब इसको जो है जब तक ये बेचा नहीं जा सकता, जब तक ये बेचा नहीं गया तब तक ये आपका रहेगा, उसकी वैलिडिटी रहेगी। और प्रेजेंटली जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक है। देखिए जो फ्लोर और जो फॉरबियरेंस है, यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे जो आपका सेट किया गया था उसको हटा दिया गया है। साथ ही मॉनिटरिंग और जो सर्विलांस मैकेनिज्म है उसको लाया गया है, जिससे कि कोई भी होर्डिंग नहीं हो पाए, ठीक है, गलत तरीके से जो है लोग इसको स्टोर करके, इस एनर्जी को स्टोर करके ना रख सके। साथ ही ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका इशू किया जाएगा जितने भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर एलिजिबल है उनके लिए। और कितना पीरियड होगा, तो ये आप लोग देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग जो पीरियड है वो यहाँ पे 25 साल था, लेकिन ये अब आपका इसको कंटिन्यू रखा गया है। टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर है, इट मीन्स कि न्यू और हाई प्राइस जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है उसको इशू किया जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो कि RPO के टारगेट के बियॉन्ड ही जाएगा ये।
कोई भी सर्टिफिकेट जो है जो इशू किया जाएगा तो ये सब्सिडरीज़ के बेनिफिशरीज़ के लिए किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि कोई भी चार्ज आपका यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, वेवर नहीं किया जाएगा या कंसेशन नहीं दी जाएगी। ट्रेडर्स और बायलैटरल ट्रांजैक्शंस को अलाउ किया जाएगा इस मैकेनिज्म के तहत। सो दीज आर द चेंजेस जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है इस सर्टिफिकेट में। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो एनर्जी मिक्स है इंडिया में वो काफ़ी चेंज हो रहा है। हम लोग फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस से जो है अब यहाँ पे चेंज हो रहे हैं और नॉन फॉसिल फ्यूल वाले एरिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो इम्पिटस है जिसमें कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, तो पैन इंडिया मार्केट जो बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें जो सक्सेस है वो काफ़ी आप देखो कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड तक ही हमें देखने को मिला। तो इसलिए जो करंट ये आपका सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क लाया गया, इसमें क्या है कि हम लोग को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि पीरियोडिकली हम लोग रिवाइज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू लोगों की डिमांड बढ़े और जिस तरीके से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उस तरीके से सप्लाई और डिमांड की जो मैच है वो यहाँ पर बरकरार रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा हाँ, ये ऑब्जेक्टिव भी समझिए कि इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले है कि यहाँ पे रिन्यूएबल परचेज जो ऑब्लिगेशन है उसके साथ कंप्लाइंस करना है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करनी है, ओवरकम करना है जो जोग्राफिकल कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स कि आप देखो कि कई भिन्नता है हमारे शहर में, तो हमारे देश में क्या है कि 28 राज्य हैं जो कि कुछ हिली रीजन में भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता कि वो वहाँ पे सोलर पैनल लगाए और उससे जो है एनर्जी, सोलर एनर्जी से वो एनर्जी जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। तो ये जो जहाँ पे जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, यानी कि जोग्राफिकल एरिया के कारण जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे कम करना है। साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसको कम करना है। कंपटीशन क्रिएट करना है, यानी कि जो डिफरेंट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ है उसमें कंपटीशन को कम करने के बारे में कहा गया है। तो इसको ध्यान रखना है। क्यों हम लोग को ज़रूरत पड़ा इसको चेंज करने का, तो ये भी आप लोग देख सकते हो और क्या क्या चेंज किया गया है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिथेनॉल इकॉनमी। तो रिसेंटली क्या है कि इंडिया की फर्स्ट अपने देश में जो है डिज़ाइंड हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन जो है बेस्ट मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट को ये आपका इनाग्रेट किया गया है हैदराबाद के BHEL रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ये स्टैटिक पोर्शन याद रखना है। लेकिन ये इससे पहले आपको ये समझना है कि मिथेनॉल जो है वो इकॉनमी है क्या। कोल से मिथेनॉल की बात की जा रही है। इट मीन्स कि मिथेनॉल जो है वो कोल प्रोसेस से ही निकाला जा रहा है, जिसमें कि कोल गैसिफिकेशन इन्वॉल्व है और फिर उसके बाद एक कैटलिस्टिक कन्वर्जन है जिसके थ्रू हम लोग मिथेनॉल को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि कैटलिस्टिक कन्वर्जन्स जो सिन गैस का है, सिन गैस है उसको हम लोग चेंज करते हैं मिथेनॉल में, तो ये एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में होता है। उसके बाद जो कोल गैसिफिकेशन है, इसका कहने का क्या मतलब है कि कोल गैसिफिकेशन इट मीन्स कि कोल को गैस में कन्वर्ट करना। तो जो कोल है उसको हम लोग सिंथेटिक गैस में, जिसको हम लोग सिन गैस कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। और सिन गैस क्या होता है, तो सिन गैस में आपको मेजोरिटी यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलेगा जो कि N2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो इसको ध्यान रखना है। इट मीन्स कि कोल गैसिफिकेशन कहने का मतलब है कि कोल को सिन गैस में कन्वर्ट करना। मिथेनॉल इकॉनमी की बात करें तो ये कुछ कॉन्सेप्ट में बेस्ड है, यानी कि पहले क्या है, अभी भी हम लोग जो है ऑयल के ऊपर, कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को रिप्लेस करने की बात की जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑयल को कम कर दे, ऑयल का यूज़ कम कर दे, कोयले का यूज़ कम कर दे, जैसे अभी भी आप न्यूज़ में सुन रहे थे कि हमारे देश में कोयले की जो उत्पत्ति है, प्रोडक्शन है, वो बहुत कम हो गया है, कोयला अभी हमारे देश में मिल नहीं रहा है। तो अगर हम लोग इसको कम कर दे और मिथेनॉल पे शिफ्ट हो जाए तो इससे क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, मैरीन हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। एनर्जी सेक्टर में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी हमें बेनिफिट होगी। रिटेल कुकिंग होगी, इट मीन्स कि LPG को रिप्लेस किया जाएगा और साथ ही साथ गैसेस वर्जन हो पाएगा, तो ये भी बेटर है। उसके बाद क्या होगा कि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है। अभी आत्मनिर्भर भारत में यही कहा गया है कि अब हम लोग को अपने देश में जो है प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कंपैरिजन टू इम्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारा कम हो पाएगा। हम लोग कम से कम जो है, क्योंकि हम लोग पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा मंगाते हैं, तो इससे हमारी जो है आप देखो कि ट्रेड डेफिसिट भी होती है। इट मीन्स कि हम लोग इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, तो ये भी कम हो पाएगा। 15% मिथेनॉल को अगर हम लोग इसको ब्लेंड करें गैसोलीन में, तो इससे क्या होगा कि 15% रिडक्शन हो पाएगी जितना हम लोग क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। साथ ही मिथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है गैसोलीन के साथ, ये भी फर्दर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो फ्यूल बिल है वो भी यहाँ पे कम हो पाएगी। इट मीन्स कि नेक्स्ट 3 ईयर में आप देखोगे 5000 करोड़ तक का हमें जो है एनुअली यहाँ पे सेव कर पाएंगे। तो काफ़ी हद तक हमारी मनी भी बचेगी, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, हम लोग दूसरे देश में, सऊदी के देश में तेल वगैरह के लिए काफ़ी डिपेंडेंट होते थे, तो वो सारी चीज़ें कम हो पाएगी।
चीपर और इफ़िशियंट फ्यूल हो पाएगा। अगर हम लोग मिथनॉल को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे देश में ही इसका प्रोडक्शन होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते दाम में जैसे कि चीपर फ्यूल मिल पाएंगे। आप देखो कि 19 रुपीज़ जो है ये एटलीस्ट यहाँ पे कम हो पाएगा, 30% आपको सस्ते मिलेंगे। आज के डेट में जो पेट्रोल डीजल की रेट है, पेट्रोल की 100 रुपीज़ से अबव हो चुकी है, तो ये कम हो पाएगा। और मिथनॉल आप देखो कि डिज़ायरेबल जो एट्रीब्यूट्स है उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इससे हमारी मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसमें भी बूस्ट हो पाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्यूल को अपने देश में ही अगर प्रोडक्शन करते हैं तो इससे हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसमें कि इंजीनियरिंग जॉब बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट हो पाएगा मिथनॉल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। मिथनॉल इकॉनमी से क्या हो पाएगा कि 5 मिलियन जॉब तक का आप देखो कि क्रिएशन हो पाएगी। साथ ही नियर जीरो पॉल्यूशन है, जैसे कि आप देख रहे हो कि COP26 जो कि ग्लासगो में हुई है, तो इसमें हमारे द्वारा कहा गया है कि हम लोग यहाँ पे नेट ज़ीरो ऑब्टेन करेंगे 2070 तक। इट मीन्स कि हम लोग जितना ज़्यादा कार्बन का इमिशन करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाएंगे। इट मीन्स कि कार्बन की हम लोग रिडक्शन भी करेंगे। तो मिथनॉल से क्या होगा कि सारे जो इंटरनल कंबशन इंजन हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो पाएंगे। साथ ही कोई भी जो है पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे PM2.5 PM10 जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, नो सूट हो पाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि सल्फ़र ऑक्साइड और साथ ही साथ आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये सब नहीं हो पाएगा, ये सब की प्रोडक्शन कम हो पाएगी। 15% जो मिथनॉल को अगर हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं तो इससे 33% पॉल्यूशन कम हो पाएगा, डीजल कम हो पाएगा। मतलब कि जो पेट्रोल डीजल से कम हो पाती है, पेट्रोल से जो पॉल्यूशन हो पाता है वो कम हो पाएगा। डीजल रिप्लेसमेंट भी आपको मिथनॉल के थ्रू देखने को मिलेगा। अगर मिथनॉल से हम लोग डीजल को रिप्लेस कर देते हैं तो 80% की पॉल्यूशन यहाँ पे कम हो पाएगी। ये बेस्ट पाथवेज है जो कि इंडिया के कमिटमेंट आप देखो COP21 का, तो वो भी मीट हो पाएगा। अभी COP26 में भी जो कमिटमेंट की गई है उसको भी हम लोग मीट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मिथनॉल इकॉनमी को अगर हम लोग अडॉप्ट करें तो इससे क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहली बात है कि हाई ऐश परसेंटेज है इंडियन कोल में, तो मोस्ट इंटरनेशनली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे हमारे डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। इंडिया में आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स नहीं है, तो मिथनॉल को प्रोड्यूस कर पाना, ये हम लोग जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस है ना उससे हम लोग यहाँ पे मिथनॉल को प्रोड्यूस करेंगे, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे कंसर्न भी है जो कि यहाँ से अगर हम लोग मिथनॉल को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, तो ये भी यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अगर हम लोग इथनॉल के साथ देखें तो मिथनॉल जो है वो लेस गैस माइलेज देता है, यानी कि माइलेज आपको जो है गाड़ियों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हाई कॉस्ट है, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत होगी, तो न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज़ करने में ज़्यादा खर्च भी होंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। सबसे पहले नीति आयोग की रोड मैप है मिथनॉल इकॉनमी में, तो ये कहा गया है कि ये सब्सिट्यूट है 10% जो क्रूड इंपोर्ट करेंगे तो ये सब्सिट्यूट हो पाएगा 2030 तक, और 20 मिलियन टन जो यहाँ पे मिथनॉल एनुअली हम लोग इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो भी 19 रुपये पर लीटर, और ये कब तक, तो 2025 तक। साथ ही मिथनॉल इकोनॉमी रिसर्च प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BSI, इनके द्वारा नोटिफाई किया गया है कि 20% जो DME ब्लेंडिंग है, अगर हम लोग इसको LPG के साथ करते हैं तो नोटिफिकेशन यहाँ पे M15 यानी कि मिथनॉल 15, मिथनॉल 85, मिथनॉल 100 ब्लेंड जो है ये भी इशू किया जाएगा, और ये किया गया है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा। टेस्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है। साथ ही रेलवे जो है वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ब्लेंडिंग मिथनॉल के साथ, तो मिथनॉल को ब्लेंड करने का ये भी रेलवे भी काम कर रहे हैं। और 2018 में आसाम पेट्रोकेमिकल्स जो है उनके द्वारा एशिया का फर्स्ट कैनिस्टर बेस्ड जो मिथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मैनमेड क्लाइमेट चेंज होते जा रही है, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, हमें पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है उसकी एडवर्स इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव सोचना होगा, और फॉसिल फ्यूल का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो कि क्लीन भी है, तो मिथनॉल से बेटर कुछ नहीं है। और साथ ही इंडिया में बात करें तो 125 बिलियन टन्स ऑफ प्रूवन कोल रिजर्व्स है, 500 मिलियन टन्स ऑफ बायोगैस है जो कि हर एक साल यहाँ पे जनरेट होता है, और ह्यूज क्वांटिटी है स्ट्रैंडेड और फ्लेयर्ड गैसेस का, जिसमें कि ह्यूज पोटेंशियल है कि हम लोग अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज़ को, जो कि अगर मिथनॉल के ऊपर बेस्ड होगा तो उसको इंश्योर कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, बट बेसिक चीज़ें आपको मिथनॉल के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए मिथनॉल क्या है, इसके एडवांटेजेस है, क्योंकि मिथनॉल जो है हम लोग किसी भी रिसोर्सेज से बना सकते हैं, और फिर उसको हम लोग सिनगैस में, इट मीन्स कि कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्लियर लिक्विड केमिकल है,
और ये वाटर सॉल्युबल भी है, आराम से पानी के साथ भी मिल जाता है और बायोडिग्रेडेबल भी है। मिथेनॉल की बात करें तो इसको प्रोसेस किया जाता है जो कि यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर बनाने के लिए। और फिर मिथेनॉल की बात करें जिसे हम लोग वुड अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल है और कार्बिनॉल है। ये लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है जो कि हाई ऐश कोल से ये प्रोड्यूस होता है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू से भी ये प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थर्मल पावर प्लांट से और नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। मिथेनॉल की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है जिसमें कि हम लोग अदर केमिकल जो डेरिवेटिव्स है उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं और उसी के साथ हम लोग इसको थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे अगर कुछ मटेरियल्स बनानी है, फोम बनानी है, रेजिन्स बनानी है, प्लास्टिक्स, पेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम लोग मिथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिथेनॉल।